हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कुछ ही दिनों में आपके सीयूटी का एग्जाम होने वाले हैं और आपकी रिवीजन में कोई कमी ना रहे इसलिए दृष्टि आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट इकोनॉमिक्स इन 55 मिनट्स, जहां पे पूरी इकोनॉमिक्स की एक बार फिर से रिवीजन होने वाली है। और ये आपके लिए बहुत बढ़िया एक सुनहरा मौका है। बस थोड़ी मेहनत और कर लीजिए बेटा, तेरा रिजल्ट तेरी मुट्ठी में होगा और जो तेरा कॉलेज का सपना है ना वो सच जरूर होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमिक्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बेसिक से मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, एजुकेशन क्या एक मोस्ट पावरफुल वेपन है जिसे आप यूज कर सकते हो वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। ठीक है ना। चलिए, ये नेल्सन मंडेला जी ने कहा था और इससे आप एजुकेशन की अहमियत को समझ ही सकते हो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फटाफट से खत्म करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो हमारे पास है वो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है। जबकि अगर हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ। बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल। और फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जॉन मेनार्ड केन्स, जिसको हम जे.एम. केन्स भी कहते हैं। आगे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये आया था आपका ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक का एक वर्ड था ओइकोनोमिया था, जिसमें हम बात करें ओइकोस की अगर हम बात करें तो उसका मतलब हाउस होल्ड होता है। नोमोस की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट और लॉ। इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट और लॉ। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स मींट हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो गया। और द आर्ट ऑफ, ये बोल सकते हो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक कला है मैनेज करने की। क्या? आर्ट ऑफ मैनेजिंग अ हाउस होल्ड एफिशिएंटली। ठीक है, हाउस होल्ड को एफिशिएंटली मैनेज करने की एक कला है, ये इस तरह से आप इसको बोल सकते हो बेटा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस है। आगे इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी में प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कंजम्पशन। मेन तीन एक्टिविटीज ये होती है बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है फैक्ट्स के साथ, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील करती है ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट के साथ। हमने पढ़ा था। ये बहुत अच्छा मौका बेटा रिवाइज करने का, सारी इकोनॉमिक्स को, तीनों बुक को फटाफट से देखना। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज की बात कर रहा है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमी व्हाट शुड बी या ओट टू बी मैंने कहा था, ओट OUGST भी लगता है। ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरे इकोनॉमी की बात करता है। सेंट्रल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो ये अराइज होता है ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड मात्रा में है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, यानी वो बेनिफिट जो हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने चूज किया वन अल्टरनेटिव को रेदर देन अदर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अगर हम पीपीसी की बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बताता है बेटा। किसके? दो गुड्स के बेटा। कितने गुड्स के? दो गुड्स के। पॉइंट्स इनसाइड, अगर कोई भी पॉइंट अगर इनसाइड है, अंदर है, पीपीसी कर्व के अंदर होता है तो वो बताता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने रिसोर्सेज का क्या करा है? अंडर यूटिलाइजेशन किया, अगर उस लाइन के अंदर है, कर्व के अंदर है। ठीक है ना। अगर आउटसाइड है तो ये दिखाता अनअटेनेबल या नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन, इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, जो आपके कर्व से बाहर चले जाता है। और जो पॉइंट कर्व के ऊपर ही रहता है, कर्व के ऊपर होता है, वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को दिखाता है। स्लोप ऑफ पीपीसी हमेशा याद रखना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है बेटा। स्लोप ऑफ जो पीपीसी है वो रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। उसके बाद हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा था साइंस ऑफ वेल्थ? एडम स्मिथ। हु सेड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ? एडम स्मिथ। Who said economics is a science of scarcity? लियोनेल रॉबिन्स। अगर हम बात करें तो कौन, कब? 1932 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन essay ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है। और स्कैरसिटी की अगर हम बात करें डेफिनेशन तो वो लियोनेल रॉबिन्स ने ही दी थी बेटा। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आगे हमारे पास है सेंटर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, ये अराइज होती है ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है और वांट्स हमारे क्या? अनलिमिटेड है। व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है इसने बोला ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, और इसने बोला एलोकेशन हो गया और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है एलोकेशन प्लस प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, याद रखना है। ठीक है ना, इसको हटा सकते हो। आगे लिखा हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें तो टेक्निक से रिलेटेड है। फॉर होम टू प्रोड्यूस से बात करें तो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन या गुड्स एंड सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो ये प्राइमरीली अगर बात करें तो ये प्राइस थ्योरी, इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें पीपीसी कर्व की, ये कॉनकेव हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है और स्ट्रेट लाइन हो सकता है। कॉनकेव कब होगा बेटा?
जब आपका एमओसीएमआरटी इंक्रीज हो रहा होगा। कॉन्वेक्स कब होगा? जब ये एमओसीएमआरटी डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब एमओसीएमआरटी क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। क्लियर। उसके बाद आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। बेटा ध्यान से सुनना, 41 मिनट्स के अंदर हमें इसे खत्म करना है, ठीक है। तरीके से सुने। आपने वो 8-9 घंटे वाली वीडियो तो देखी होगी, वीडियो सेक्शन में चले आना इसी चैनल में, दृष्टि सीयूटी में 8-9 घंटे की वीडियो जरूर देख लेना। और उसके बाद कंप्लीट इकोनॉमिक्स एक बार 41 मिनट्स के अंदर आप क्या है रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें बेटा, तो रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है बेटा जो कि क्या लेता है? रैशनल कंजम्पशन डिसीजन लेता है। रैशनल कंजम्पशन डिसीजन लेता है बेटा, कंजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है ना। रैशनल कंजम्पशन के लेता है, डिसीजन लेता है बेटा, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम यहाँ पे, एक सेकंड है, रैशनल कंज्यूमर। बेटा क्या कहते हैं? रैशनल कंज्यूमर कहते हैं, याद रखना। साथ ही साथ यानी ये वो कंज्यूमर होता है जो कि बाकी अदर अल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विस जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसको भी कंसीडर करता है, उसके बाद अपना डिसीजन लेता है, नहीं तुरंत नहीं खरीदता, सबको देखेगा उसके बाद अपना क्या लेगा? डिसीजन लेगा। यूटिलिटी क्या होता है बेटा? वांट सेटिस्फाइंग पावर कह लो या वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कह लो, उसे यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी को मेजर करने की जो यूनिट्स होती है उसको यूटिल्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? यूटिल्स कहते हैं। आगे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? ये वो यूटिलिटी होता है जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट, जैसे 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, इस तरह से। जबकि ऑर्डिनल की अगर हम बात करें तो इसमें यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, हाई लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से, मोर लेस, इस तरह से देखा जाता है बेटा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जैसे आप मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो, तो इससे क्या होता है? जो हर एक्स्ट्रा यूनिट जो आप कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होती है, वो गिरती चली जाती है। तो द लॉ स्टेट्स दैट मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जब आप कंटिन्यूअसली क्या करते हो? उसे कंज्यूम करते हो, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो कि आपकी ईच सक्सेसिव यूनिट से आपको जो मिल रही होती है, हर अगली यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही होती है, वो आपकी डिमिनिश होती चली जाती है। और इसी को ही फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। कार्डिनल में याद रखना, कार्डिनल के लिए किस किस इकोनॉमिस्ट का यहाँ पे नाम आता है कार्डिनल के लिए? अल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगो। जबकि ऑर्डिनल के लिए आता है जेआर हिक्स और आरजीडी एलन। ठीक है, ये याद रख लेना बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी, और 2 कमोडिटी के केस में। सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल पे आता है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स उसके प्राइस ऑफ गुड एक्स के बराबर हो जाता था, MUX बराबर PX हो जाता है। और जहां पे MUM होता है हमारा, वो 1 होता है। MUM मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो MUX बराबर PX होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स बराबर प्राइस ऑफ गुड एक्स, और यहाँ पे MUM हमारा क्या होगा? 1 होगा। जबकि अगर हम बात करें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, MUX को नीचे भेज दो तो PX को नीचे भेज दो तो MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUM भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर MUX और PX बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगर MUX ज्यादा होता है PX से, इसका मतलब आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, प्राइस क्या है? कम है। जबकि अगर प्राइस की तरफ मुंह खुलता है यानी मोर देन का साइन है, तो इसका मतलब यूटिलिटी कम मिल रही है, प्राइस क्या है? ज्यादा है। अब आता है सैचुरेशन पॉइंट। क्या होता है बेटा? द पॉइंट वेयर, जहां पे MU 0 होता है। सैचुरेशन पॉइंट वो होता है जहां पे MU 0 होता है, और TU क्या होता है बेटा? आपका मैक्सिमम होता है, उसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। बियॉन्ड दिस, इसके बाद आपको MU क्या दिखेगा? नेगेटिव होता हुआ दिखेगा, और TU उसके बाद फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? आगे MUX अपॉन में PX अगर ज्यादा हो जाए MUM से, MUX अपॉन में PX ज्यादा हो जाए MUM से, तो इसका मतलब होता है कंज्यूमर जो है ना, वो बाय कर रहा है मोर। कंज्यूमर बाय कर रहा है मोर किस चीज का बेटा? ठीक है, यानी MUX अपॉन में PX अगर ज्यादा हो जाता है किससे? MUM से, इसका मतलब कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहा है क्या चीज? गुड्स। ठीक है, X को ज्यादा खरीद रहा है। और MUX अपॉन में PX कम हो जाता है MUM से, इसका मतलब कंज्यूमर खरीद रहा है कम। दोबारा बोल रहा हूं, MUX अपॉन में PX अगर ज्यादा हो जाए MUM से, तो इसका मतलब कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहा है। और अगर ये MUM की तरफ, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी की तरफ मोर देन का साइन लग जाता है, तो इसका मतलब कंज्यूमर कम खरीद रहा है। गोसेन का फर्स्ट लॉ अगर आपसे कोई बोलता है तो इसका मतलब अनदर, ये नाम माना जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, और गोसेन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ है, ये किसका? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का नाम माना जाता है बेटा। ये मतलब इसका उसको भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को ही कहते हैं सेकंड। ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, यानी वो प्राइस जो कंज्यूमर पे करने को तैयार है। जैसे मैं 50 रुपए पे करने को तैयार हूं इस गुड्स के लिए, ठीक है, कोई भी गुड है, एंड द एक्चुअल मार्केट प्राइस, और एक्चुअल मार्केट प्राइस मान लीजिए उसका है 40 रुपीज, तो 10 रुपए बच गए मेरे, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू सिग्मा MU माइनस करके प्राइस इंटू में यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है ना, इस तरह से इसको लिखा जाता है, सिग्मा MU ब्रैकेट में माइनस करके प्राइस इंटू में यूनिट कंज्यूम्ड। चलिए आगे देखिए,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, तो इन केस ऑफ टू कमोडिटी कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल पे आता है जहां पे MUX अपॉन में PX बराबर MUY अपॉन में PY बराबर MUM हो जाए। यानी पहले तक हम सिर्फ इसको छुपा दूं तो यहीं तक पढ़ते थे खाली, MUX अपॉन में PX बराबर MUM, अब MUY भी आ जाएगा। क्लियर? और यही हमारा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी भी होता है, तो सेम डेफिनेशन दोनों की। क्लियर? अब यहाँ पे सेम वही है, अगर MUX अपॉन में PX बराबर MUY अपॉन में PY बराबर MUM हो जाए तो उसका मतलब क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बेटा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है बेटा, ठीक है ना। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एक सेकंड है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें MUX अपॉन में PX अगर ज्यादा हो जाता है MUY अपॉन में PY तो उसका मतलब कंज्यूमर को ये मजबूर कर रहा है कि आप क्या करिए, मोर ऑफ गुड X, आप गुड X को ज्यादा खरीद लीजिए, ठीक है ना। यानी आप X को ज्यादा खरीदिए, ये बोल रहा है। बट अगर MUX अपॉन में PX कम हो जाए MUY अपॉन में PY से तो उसका मतलब ये कह रहा है मोर ऑफ गुड क्या खरीदिए आप, Y खरीदिए। यानी प्रॉम्प्ट कर रहा है कंज्यूमर को कि आप Y को ज्यादा खरीदिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बजट सेट क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन की बात करता है उन बंडल्स की जो कि कंज्यूमर परचेज करता है अपनी गिवन इनकम से और जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे। यहाँ पे PX मल्टीप्लाई QX प्लस PY मल्टीप्लाई QY, ये इनकम क्या तो बराबर होगा, ये तो इनकम से कम होगा, ये ध्यान रखना इस चीज पे। जबकि बजट लाइन और प्राइस लाइन में क्या होता है, लगभग सेम डेफिनेशन है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये PX इंटू QY प्लस PY इंटू QY ये बराबर होगा इनकम के, तो यहाँ पे लेस देन का साइन नहीं है, तो पढ़ के देख लो। ये क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि बताता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइस। अरे इस तरह से खरीदना है कि जो कॉस्ट होगा, ये कॉस्ट होगा, हर कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, मनी इनकम के। तो यहाँ पे मनी इनकम के इक्वल होता है, जबकि वहां पे इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी रहता है, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है बेटा जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। तो ये गुड्स की उन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है जो कि आपको क्या देगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है बेटा। क्या देता है? सेम लेवल सेटिस्फैक्शन देता है। प्रॉपर्टीज क्या है कि ये डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट, कॉन्वेक्स टुवर्ड ऑरिजिन, कॉन्वेक्स होता है ये। हायर इंडिफरेंस कर्व आपको क्या देता है, हायर सेटिस्फैक्शन देता है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो एक्स एक्स को टच करेगा ना वाई को टच करेगा, और इंडिफरेंस कर्व क्या है, कभी भी इंटरसेक्ट और क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, याद रखना। इंडिफरेंस कर्व और का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप जहां पे बराबर आ जाए वहां पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई कर सकते हो बेटे। तो जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो हमारा MRS कहलाता है, और बजट लाइन का स्लोप है वो है प्राइस रेशियो PX अपॉन में PY। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी MRS किसके बराबर आता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी PX अपॉन में PY, यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, याद रखना इस चीज का। इसके अलावा MRS की अगर हम बात करें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वही है जैसे हम MOCMRT पढ़ते थे कि अगर एक गुड को अगर आपको गेन करना है तो दूसरे गुड को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। तो अगर आपको एक किसी गुड की एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए तो दूसरे गुड की एक्स्ट्रा यूनिट आपको छोड़नी पड़ेगी, तो वही आप यहाँ पे कह रहा है बेटा, ठीक है ना। MRS बराबर MUX अपॉन में MUY भी लिख सकते हो। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी टेंजेंट होता है टू द बजट लाइन, ये याद रखना ना। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मस्ट बी टेंजेंट होना चाहिए बजट लाइन के, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स होता है क्योंकि डिमिनिशिंग MRS होता है बेटा, आपका MRS गिर रहा होता है इसलिए कॉन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व कट करता है बजट लाइन को, ठीक है, ब्रैकेट में नॉट टेंजेंट। अगर मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व ने कट कर दिया बजट लाइन को और वो टेंजेंट नहीं है, कट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नहीं माना जाता, क्योंकि हमें कट नहीं करना, हमें सिर्फ टेंजेंट करना है, ठीक है ना। अगर कट हुआ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, याद रखना। हायर इंडिफरेंस कर्व, जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतना ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगी। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें इज अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इक्विलिब्रियम पॉइंट टेंजेंसी पे देखा जाता है, मैंने बताया ना, इंटरसेक्शन पे नहीं देखा जाता, इस चीज पे ध्यान रख लेना, इंटरसेक्शन पे होता ही नहीं है वो। चेंज इन इनकम, अगर इनकम में चेंज आया तो शिफ्ट कर देगा बजट लाइन को पैरेलली, याद रखना। अगर इनकम में चेंज आया तो बजट लाइन पैरेलल या तो आगे या तो पीछे चली जाएगी, वो डिपेंड करता है इनकम बढ़ी है घटी है। चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में चेंज आता है तो रोटेट होगी बजट लाइन, प्राइस में आगा तो रोटेट, इनकम होगा तो शिफ्ट। इंडिफरेंस करो कभी भी याद रखना इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, और फटाफट से देखना, ये रिवीजन क्लास है 41 मिनट्स के अंदर हमें खत्म करनी है और समझनी भी है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान से सुनना एक्टिव होकर के। डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ अ गुड जिसे कंज्यूमर जो है विलिंग एंड एबल टू बाय यानी खरीदने के लिए तैयार हो रखा है गिवन प्राइस पे और
पर्टिकुलर जो पॉइंट ऑफ टाइम है उस पर, ठीक है, या गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, ठीक है ना। ये सेटेरिस पेरिबस जो है इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, यानी जो अदर फैक्टर्स है उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पे। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लग रहा होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा होता है, मोर बायर्स आपको मिलते हैं लो प्राइस पे, और इनकम इफेक्ट चल रहा होता है। तो इन चारों के कारण ये आपको क्या देखने को मिलता है, डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए तो मूवमेंट होगा बेटा, ठीक है ना, ये मूवमेंट को दिखाता है, क्वांटिटी वर्ड यूज हो रहा है। और चेंज इन डिमांड बोलेगा तो शिफ्ट की बात करता है। नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें तो जैसे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। जबकि इन्फीरियर गुड में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड घट जाती है, इनकम कम होती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। गिवन गुड्स याद रखना, इस पर तो लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं है, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ा, प्राइस कम डिमांड कम, यहाँ पे याद रखना। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पता ही क्या होता है, जैसे चाय कॉफी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर चाय के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग चाय नहीं पियेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, इस तरह से इसको देखा जाता है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा होते हैं जिनको एक साथ क्या किया जाता है, बाय किया जाता है, ठीक है। अगर कार लोगे तो पेट्रोल भी तो लेना पड़ेगा ना, और कार के प्राइस अगर मान लीजिए बढ़ जाते हैं तो लोग कार नहीं लेंगे तो पेट्रोल भी नहीं लेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस तरह से उसको देखा जाता है। मार्केट डिमांड सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, तो जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड है उनको जोड़ दीजिए, मार्केट डिमांड बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे लिखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो वही है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल सकते हो, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, नंबर ऑफ बायर्स इसमें बोल सकते हो, सीजन वेदर कंडीशन हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। एक्सेप्शन पे आ जाते हैं बेटा, एक्सेप्शन वो होता है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो नंबर 1 गिवन गुड्स, वेबलेन इफेक्ट हो गया, यानी कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की बात कर रहा है कि लोग जो है एक्सपेंसिव आइटम्स को ज्यादा खरीदते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए, ठीक है ना। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने और घटने के कारण भी ये देखने को मिलता है। इग्नोरेंस या फिर कंज्यूमर की नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कई बार नहीं लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो गिफिन हो गया, वेबलेन हो गया, फियर ऑफ फ्यूचर में क्या है, प्राइस राइज का, कंज्यूमर की इग्नोरेंस के कारण ये हो सकता है। और असेंशियल गुड्स, नेसेसरी गुड्स के केस में हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में हो सकता है कि लोग क्या, इसलिए इसको स्नॉब इफेक्ट भी कहते हैं कि लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दूसरे खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो वेबलेन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की बात कर रहा है, हाई प्राइस और स्टेटस के कारण देखने को मिलता है। जबकि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, दोनों लगभग मिलते जुलते लगते हैं, बट ये इसलिए होता है कि हम दूसरों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या बताता है, ये रेस्पॉन्सिवनेस को बताता है, ठीक है, नॉट स्लोप इटसेल्फ। डिमांड शो करता है डायरेक्शन ऑफ चेंज को, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन को बता रहा है ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जबकि अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो ये डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस को बताता है, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना आपने। इलास्टिसिटी डिटरमाइन करती है स्लोप को, ये मैंने बता ही चुका हूं उसको, ठीक है, नॉट स्लोप इटसेल्फ, सेम रिपीट पॉइंट है। डिमांड शो करता है डायरेक्शन ऑफ चेंज, सेम, ये तो पॉइंट एक जैसे रिपीट हो गए दोनों, ठीक है ना। डिमांड ये तो सारा वही है बेटा, सब एक ही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो मेजर करता है रेस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है ना, ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। तो ये ऑलरेडी बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है कि ये रेस्पॉन्सिवनेस को दिखाता है, ठीक है, स्लोप इटसेल्फ को नहीं दिखाता बेटा, एक ही चीज है, बार बार हो रही है, तो ध्यान रखना। फॉर्मूला ईडी का क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना, और माइनस का साइन लगा रहता है, आपको पता है, इनवर्स रिलेशन को शो करता है। अगर ईडी एक से ज्यादा हो गया तो इलास्टिक है, ईडी एक से कम हुआ तो इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है ना, एक के बराबर है तो यूनिटरी, जीरो है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर इंफिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक। तो इनइलास्टिक है, इलास्टिक है। टोटल एक्सपेंडिचर का खेल सीधा सीधा है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस और इनवर्स रिलेशन है, मान लीजिए इनवर्स रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो इलास्टिक होता है। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो इनइलास्टिक होता है, और प्राइस में चेंज आने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो फिर यूनिटरी रहता है, इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अगर मान लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो याद रखना जो अपर पार्ट होगा वो इलास्टिक माना जाएगा, लोअर पार्ट जो होगा वो क्या माना जाएगा, इनइलास्टिक माना जाएगा। आगे ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक को दिखाता है, वर्टिकल वाला जो चलता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक को दिखाता है। स्टीपर कर्व लेस इलास्टिक होता है, फ्लैटर जो होता है मोर इलास्टिक होता है। स्लोप नॉट इक्वल टू इलास्टिसिटी, स्लोप इलास्टिसिटी के बराबर नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा आपने, ठीक है। आगे सेम स्लोप डिफरेंट इलास्टिसिटी पॉसिबल हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में ये मैंने खाली हिंट दिया था यहाँ पे कि पॉजिटिव रहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, और अगर नेगेटिव चल रही है इलास्टिसिटी तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस चल रहा है, ठीक है ना। इनकम इलास्टिसिटी में अगर आपकी इलास्टिसिटी जो इनकम की है वो अगर एक से ज्यादा है तो लग्जरी गुड्स की बात हो रही है, जीरो से ज्यादा है मगर एक से कम है तो नॉर्मल गुड्स, और जीरो से भी कम है तो आपका इंफीरियर गुड्स, ठीक है ना। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग
इलास्टिसिटी और डिमांड, जो हमारा नेसेसिटी गुड है उसमें इलास्टिक रहती है, लग्जरी में हमारा इलास्टिक रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में मोर इलास्टिक, ठीक है, कब होगा, जब सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इनइलास्टिक रहेगा। इनकम लेवल, हायर इनकम के लिए मोर इन इलास्टिक रहेगा, क्योंकि इनकम वाले तो पहले से कमा खा ही रहता, अभी भी खा ही रहता, तो इन इलास्टिक रहता है। जबकि लोअर वालों के लिए अगर इनकम अच्छी मिल जाए इनको, तो इनकी जो डिमांड रहती है वो इलास्टिक पहुंच जाती है, और इनकी रहती भी इलास्टिक है, ठीक है ना। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर ज्यादा खर्चा करते हो तो इलास्टिक, कम खर्चा करते हो तो इन इलास्टिक। टाइम पीरियड ज्यादा है तो इलास्टिक, कम है तो इन इलास्टिक। हैबिट, अगर हैबिट है तो इस बेटा इन इलास्टिक रहेगा, और हैबिट नहीं है तो इलास्टिक हो जाएगा। नंबर ऑफ यूजेस, अगर ज्यादा है तो इलास्टिक, वरना इन इलास्टिक। अगर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको हम क्यू ब्रैकेट में एफ, क्यू बराबर एफ ब्रैकेट में एल कॉमा के बोल सकते हैं, लेबर और कैपिटल। शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, इसमें एटलीस्ट एक फैक्टर आपको क्या मिलेगा, इसमें मतलब एक फैक्टर वेरिएबल और बाकी सब क्या मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे, इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हो। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर आपके क्या मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे। टीपी आपका टोटल आउटपुट की बात करता है, एवरेज प्रोडक्ट ये पर यूनिट की बात करता है बेटा, क्या करता है, टीपी को क्यू से डिवाइड करते हैं ना तो निकलता है। मार्जिनल हमेशा चेंज की बात करता है, एडिशनल की बात करता है, क्या बात करता है, एडिशनल की बात करता है। हमेशा याद रखना, अगर एमपी ज्यादा है एपी से तो एपी इसका मतलब बढ़ रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। एमपी एपी बराबर है, इसका मतलब एपी मैक्सिमम होगा, इस चीज को ध्यान रखने से पूरा क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना। और एमपी अगर लेस देन एपी है तो एपी फॉल ही कर रहा होगा, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, ठीक है ना। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, जहां पे टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। डिमिनिशिंग रिटर्न, जहां पे टीपी बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। उसके बाद नेगेटिव, जहां पे टीपी घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा ना वो स्टेज 2 में ही आएगा, स्टेज 2 को ही वो रैशनल जो अच्छा जो प्रोड्यूसर होगा वो इस चीज को अपनाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे टीपी कर्व का स्लोप चेंज हो जाता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे एमपी मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट पे इसने बोला टीपी चेंज होता है फ्रॉम इंक्रीजिंग से, इसने बोला टीपी चेंज हो जाता है फ्रॉम इंक्रीजिंग, पहले वो इंक्रीज हो रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। इस चीज को ध्यान रखना है इसमें बस, ठीक है ना। आइसोक्वेंट और आइसो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये सेम क्वांटिटी कर्व है, जबकि ये सेम कॉस्ट लाइन कर्व है, ठीक है ना। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर को बताता है और कैपिटल को बताता है, जो कि सेम आउटपुट की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये कॉन्वेक्स होता है जबकि ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये ऑल कॉम्बिनेशन बताता है लेबर एंड कैपिटल की, ठीक है ना, सेम मनी के लिए। तो वो वाला जो है ना वो सेम क्वांटिटी कर्व है, जबकि ये सेम कॉस्ट लाइन कर्व है। कॉस्ट लाइनर्स की बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें, डज नॉट चेंज विद आउटपुट, फिक्स कॉस्ट जो है कभी भी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो उसको तो डिवाइड करके निकालते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना, ये चेंज हो जाता है आउटपुट के साथ साथ, ठीक है ना। तो डिवाइड वाला वर्ड ना बोल करके बोलेंगे चेंज हो जाता है आउटपुट के साथ, ज्यादा बढ़िया। एसी की अगर हम बात करें तो टीसी अपॉन में क्यू, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो डिफरेंस होता है, टीवीसी से भी निकाल सकते हो, टीसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर एमसी लेस देन एसी है तो एसी फॉल करेगा, एमसी एसी बराबर है तो मिनिमम पे, कॉस्ट वाले मिनिमम पे कट करते, मैंने ये समझाया हुआ है, और वो वाला मैक्सिमम पे चलते हैं प्रोडक्शन वाला, ठीक है ना। एमसी अगर ज्यादा है एसी से तो एसी राइज कर रहा होगा। एबीसी कर्व जो है यू शेप्ड कर्व है, ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण, और एमसी कर्व जो है कट करता है एसी और एबीसी को उसके मिनिमम पे, ठीक है ना। उसके बाद करें हम यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होता है हमारा, कौन सा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है टीएफसी। टीवीसी जो होता है ये इनवर्सली यू शेप्ड कर्व होता है, इस चीज को ध्यान रखना, अपवर्ड स्लोपिंग। एएफसी जो होता है वो डाउनवर्ड कर्व होता है, रेक्टेंगल और हाइपरबोला, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। एबीसी जो होता है वो यू शेप्ड कर्व होता है, एसी भी यू शेप्ड कर्व होता है, मार्जिन भी यू शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। एएफसी आपका कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें एमसी इंटरसेक्ट करता है एसी और एबीसी को मिनिमम पे, गैप जो होता है एसी एबीसी का वो एएफसी कहलाता है। संक कॉस्ट क्या होता है, ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट होती है जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। और एमसी कर्व जो है पास करता है मिनिमम पॉइंट बोथ एसी और एबीसी। इसके बाद इकोनॉमिक स्केल, ये क्या कहता है कि आपने यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो रही है क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आपकी क्या होती है बेटा, बढ़ती चली जाती है। टोटल रिवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके निकल जाता है, जबकि एआर निकालना तो डिवाइड करके निकलता है टीआर को, ठीक है। मार्जिनल डिफरेंस से निकलता है। परफेक्ट कंपटीशन में एआर बराबर एमआर बराबर पी बराबर डी होता है। मोनोपोली अगर हम बात करें इसकी बात ही नहीं करनी हमें, तो मोनोपोली को गोली मारेंगे हम, ठीक है ना। इसके अलावा ईडी ग्रेटर देन 1 है तो एमआर पॉजिटिव है, ईडी इक्वल टू 1 है तो एमआर 0 होता है, ईडी लेस देन 1 है तो हमारा एमआर क्या होता है, नेगेटिव होता है। साथ ही साथ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें, ये उस कंडीशन की बात करें जहां पे एमसी और एमआर बराबर होते हैं, और एमसी कर्व एमआर कट को नीचे से कट करती है, उससे और ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, इस चीज पे ध्यान रखना हमें, ठीक है ना। अगर एमसी कम है एमआर से तो इंक्रीज करना प्रोडक्शन, अगर एमसी ज्यादा है एमआर से तो डिक्रीज करना प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन को, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकलता है, टीआर में से टीसी घटा के।
और टीआर में से अगर हम बात करें, टीसी का मतलब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होता है इन केस ऑफ इकोनॉमिक, और अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो टीआर जो है इक्वल होता है यहाँ पे टीसी के, और इसको अगर क्यू से डिवाइड कर दे तो टीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एआर या पी लिख सकते हैं, और टीसी को हम एसी लिख सकते हैं। शट डाउन पॉइंट होता है जहां पे टीआर और टीवीसी बराबर हो जाए, जिसको हम पी बराबर एबीसी भी कहते हैं। और अगर इन केस पी जो है वो लेस देन हो जाता है किससे, एबीसी से, तो उसका मतलब शट डाउन कर दीजिए फिर तो। अगर हम बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई भी वही बताता है मेरा पर्टिकुलर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कितना वो प्रोड्यूसर सप्लाई करने को तैयार है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बेटा। चेंज इन क्वांटिटी बोलेगा तो इसका मतलब मूवमेंट है, अगर सिर्फ चेंज इन सप्लाई बोलेगा तो शिफ्ट की बात कर रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, ठीक है ना। अगर इंक्रीज हुआ तो राइट वर्ड शिफ्ट, डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल जैसे डिमांड के पड़े तो लगभग सेम बेटा, ऐसे कुछ इसके भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा इस वाले सप्लाई केस में, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, टैक्स सब्सिडी और टैक्स आ जाएगा, सब्सिडीज आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स आ जाएगी, इस टाइप की चीजें। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो सप्लाई बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी अगर बेकार होती है तो सप्लाई घटेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और प्राइस अगर इनपुट के बढ़ जाए तो भी सप्लाई आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। सेम वही चीजें यहाँ पे भी है। इलास्टिसिटी की बात करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगता। एएस ग्रेटर देन 1 है इलास्टिक, लेस देन है तो इलास्टिक, इक्वल है तो यूनिटरी, जीरो है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये है तो इन्फिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक आ जाएगा। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वही नेचर ऑफ कमोडिटी, पेरिसेबल है तो लेस इलास्टिक, ड्यूरेबल है तो इलास्टिक, टाइम पीरियड ज्यादा है तो इलास्टिक, कम है तो इनइलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। इसके बाद मैनी फर्म है तो इलास्टिक, फ्यू फर्म है तो लेस इलास्टिक। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस है तो मोर इलास्टिक, वरना क्या है, कॉम्प्लेक्स है तो लेस। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर आपको बेनिफिट दे रही है तो इलास्टिक, नहीं है बेनिफिट दे रही तो इनइलास्टिक चले जाता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, बहुत ज्यादा बायर सारे मिलते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट रहता है, फ्री एंट्री एग्जिट रहता है, बायर सेलर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है मार्केट के बारे में। ये प्राइस टेकर फर्म्स होती है प्राइस टेकर होती है, और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा परफेक्ट मोबिलिटी और रहता है ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कैपिटल को आराम से आप मूव कर सकते हो फ्रीली, और ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। प्राइस सीलिंग क्या होता है बेटा, मैक्सिमम प्राइस, प्राइस फ्लोर होता है मिनिमम प्राइस। ये वाला जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना इस वाले के लिए, ये आपको इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे मिलेगा सीलिंग वाला, ये इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव मिलेगा, याद रखना है। इससे शॉर्टेज देखने को मिलेगी, इससे आपको सरप्लस देखने को मिलेगा। और बेटा ध्यान रखना, जिसको अभी भी डर वर लगता है, नर्वसनेस है, तो अभी भी अपनी नर्वसनेस को खत्म कर सकता है, कैसे करके, वो कैंपस बेस्ड सीयूटी का ज्वाइन करे, फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट अपना दे बेटा, ठीक है। बहुत सस्ता है, 499 में आपको ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें आप रैंक प्लस परसेंटाइल अपना देख सकते हो। साथ साथ रियल जो आपका एग्जाम टाइमिंग के हिसाब से ये होगा बिल्कुल सेम वैसी, और एग्जाम लाइक इंटरफेस मिलेगा, ताकि आपका जो हेजिटेशन है बेटा वो खत्म हो जाए, आपको बिल्कुल सेम वैसे मिले माहौल जैसा मिले जैसे कि वहां पे स्क्रीन मिलती है ना, बिल्कुल सेम यहाँ पे स्क्रीन टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा, पूरा टाइमर रहेगा, सब कुछ रहेगा, और आप अपनी रैंक देख सकते हो कि आप अभी कहां पे, और उसके हिसाब से अपनी मेहनत को दुगना तिगना कर सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो स्टॉक वेरिएबल की बात करें, जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, फ्लो जो होता है जिसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हो। इन्वेस्टमेंट जो होता है ये आपका फ्लो होता है, जबकि कैपिटल की बात करें तो ये स्टॉक होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की बात करता है। नॉमिनल करंट पे आता है, रियल कांस्टेंट पे मापा जाता है। रियल जीडीपी एक्चुअल ग्रोथ को दिखाती है, नॉमिनल जीडीपी आपका ये इंक्रीज होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन के कारण। अगर हमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो फाइनल गुड मेथड या फिर वैल्यूएटेड मेथड को यूज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नहीं लेते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं लेते हैं, इलीगल इनकम को नहीं लेते हैं, विंडफॉल गेन को नहीं लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम की अगर हम बात करें तो ये डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर आपने जनरेट करी है। नेशनल इनकम की बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम होती है, ठीक है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी इक्वल टू नहीं होती, पॉलिटिकल बाउंड्री हमेशा याद रखना इस चीज को। एक्सेप्शन क्या है, जीडीपी वेलफेयर के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस और एक्सटर्नलिटीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। मनी क्या है, मनी इज व्हाट, मनी डज, किसने कहा था, वॉकर ने कहा था। फंक्शन ऑफ मनी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी बेटा ये 2 है और सेकेंडरी में बेटा ये 3 होते हैं, ध्यान रखना, इसमें आप गोल गोल मत होना, ठीक है ना। जबकि मनी सप्लाई की बात करें तो ये टोटल स्टॉक ऑफ मनी की बात करें जो कि लोगों के पास है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसको मनी स्टॉक भी बोलते हैं, या स्टॉक कॉन्सेप्ट ये हमारा रहता है, ठीक है ना। हाई पावर्ड मनी ये होता है हमारा H इक्वल टू C प्लस R, जहां पे H का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और C मतलब R मतलब होता है कैश रिजर्व ऑफ बैंक विद RBI। डिमांड डिपॉजिट ये कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट का विड्रॉ नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है ना। और बैंक जो है ना बेटा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है, याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक कहलाता है। 1 अप्रैल 1935 में ये स्टैब्लिश हुआ था और नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट बैंक, इस चीज को ध्यान रखना। मनी मल्टीप्लाई कैसे निकलता है बेटा, 1/में CRR से निकलता है, जहां पे
टोटल मनी क्रिएशन अगर आपको निकालनी तो इनिशियल डिपॉजिट को 1 में CRR से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, और नेट निकालनी तो उसमें से माइनस कर देना इनिशियल डिपॉजिट को, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना। अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स, बैंक ऑफ इशू बोलते हैं, बैंक टू द गवर्नमेंट, एजेंट एंड एडवाइजर बोल सकते हैं। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रहता है, बैंकर्स बैंक बोलते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और सुपरविजन ऑफ ऑल बैंक्स यानी सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। ध्यान रखना है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश, ये कैश रिजर्व रेशियो है। बैंक रेट की बात करें तो ये उस रेट की बात करता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक मनी लैंड करता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है ना, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें उल्टा हो जाता है, कमर्शियल बैंक किसको दे रहा होता है, अपना सरप्लस मनी सेंट्रल बैंक को। याद रखना सबका सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर मनी फ्लो ज्यादा है, इन्फ्लेशन है तो रेट ज्यादा कर देना, मनी फ्लो कम है तो रेट कम कर देना। इस कॉन्सेप्ट को शॉर्टकट याद रख सकते हो आप। कैश रिजर्व रेशियो, हर एक बैंक को अपनी पर डे डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज किसको देना होता है, सेंट्रल बैंक को देना होता है, उसकी बात कर रहा है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में अपने पास रखना पड़ता है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, इस चीज को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर फ्लो मनी फ्लो ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा तो रेट बढ़ा देना, मनी फ्लो कम है तो रेट कम कर देना, ठीक है ना। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी को बाय और सेल किया जाता है और उसके हिसाब से क्या है मनी फ्लो को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव में 3 है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट राशनिंग है और मोरल सुएशन है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में जो भी आप सिक्योरिटी ऑफर करते हो उसकी करंट वैल्यू और जो अमाउंट ऑफ लोन आपका ऑफर हुआ है उसका डिफरेंस देखा जाता है। क्रेडिट राशनिंग भी एक तरह से लिमिट लगाया जाता है इसमें, ठीक है ना, यानी क्रेडिट कोटा को फिक्स किया जाता है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, क्रेडिट कोटा को यहाँ पे पैसे को फिक्स किया जाता है। मोरल सुएशन में बैंक बोलता है, आरबीआई बोल रहा है कि मैं जो पॉलिसी आपको बताऊं उसको मानना है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास क्या है, ये रिलेशन बताता है कंजम्पशन और इनकम के बीच में, जबकि सेविंग बताता है, सेविंग फंक्शन सेविंग और इनकम के बीच में डिफरेंस को, रिलेशन को बताता है। एक्सेंटे आपका प्लान्ड की बात करता है बेटा, ये प्लान्ड की बात करता है, ठीक है, इंटेंडेड की बात करता है। जबकि अगर हम बात करें एक्सपोज्ड की तो ये एक्चुअल की बात करता है। दोनों में सेम है बेटा, एक्सपोज्ड और रियलाइज दोनों में सेम है, बस एक जगह इन्वेस्टमेंट लग गया, एक जगह सेविंग लग गया, याद रखना, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी की बात करता है, ठीक है। C+I का फॉर्मूला होता है G और X, ये सब भी आ सकते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बट अगर ओपन इकोनॉमी है तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा, ठीक है ना, ओपन इकोनॉमी में। एडी कर्व जो होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, याद रखना। कंजम्पशन डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम पे, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेशन पे। अगर एडी बढ़ रहा है तो इनकम एंड आउटपुट आपका बढ़ेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है एडी तो इनकम एंड आउटपुट आपका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। उसके अलावा एग्रीगेट सप्लाई जो होता है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की बात कर रहा है, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है। एएस जो है इज इक्वल टू नेशनल इनकम। शॉर्ट रन एएस जो होता है फिक्स प्राइस अजम्पशन की बात करता है, जबकि एएस कर्व जो होता है 45 डिग्री का कर्व होता है, जहां पे वाई बराबर एएस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना। इंक्रीज इन आउटपुट बराबर इंक्रीज इन इनकम, ये बोल सकते हो आप। इक्विलिब्रियम कब आकर होता है, जब एडी बराबर एएस होता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अगर एडी ज्यादा हो जाए एएस से तो उसका मतलब आपका अनप्लान्ड इन्वेंट्री जो बेटा आपका फॉल कर जाएगा, ठीक है, और आउटपुट आपका क्या है, इसका मतलब फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और एडी अगर लेस देन एएस है तो आपका इन्वेंट्री ज्यादा है, इसका मतलब तो आपको आउटपुट को कम करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम इनकम को इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल टू A बार प्लस BY होता है, ठीक है ना, जहां पे A बार का मतलब क्या होता है बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ठीक है। इसके अगर जीरो से एमपीसी वाली जीरो से ज्यादा और 1 से कम होती है, जिसको ध्यान रखना है, और सेविंग में माइनस का A बार लग जाता है बेटा, ठीक है ना। जब आपका इनकम जीरो होती है उस टाइम पे कंजम्पशन करते हो तो उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जो सेविंग करते हो उसे ऑटोनॉमस सेविंग कहते हैं, इसी को ध्यान रखना। ऐसे ही ये तो हमारा हो चुका है। इसके बाद एस अगर ग्रेटर देन आई हो जाए, इस तरह से भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को देख सकते हैं, इस तरह से इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच से, तो इनकम इसका मतलब क्या हो रही है आपकी, फॉल कर जाएगी। अगर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इनकम राइज कर जाएगी, और एमपीसी अगर हायर हुआ तो मल्टीप्लायर भी हायर हो जाएगा। एमपीसी लाई करता है 0 और 1 के बीच में, इसी को ध्यान रखना है, एमपीसी लाई करता है 0 और 1 के बीच में। द केंशियन मल्टीप्लायर इफेक्ट जो प्राइमरी ऑपरेट करता है वो किसमें करता है बेटा, ये तब करता है ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में एक्सेसिव कैपेसिटी हो तभी ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ये इनकम से इंडिपेंडेंट रहती है, इसको इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। के और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, कि के और एमपीसी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखना है। एपीसी जो है कैन नेवर बी जीरो, एपीसी आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। एज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि कंजम्पशन भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी हमेशा 1 के बराबर होता है बेटा, एपीसी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे y बराबर सी भी होता है बेटा, y बराबर सी होता है, और एस यहाँ पे क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की कंडीशन अगर हम बोलते हैं तो कंजम्पशन आपका कम रहता है उस टाइम पे और इनकम आपकी ज्यादा रहती है, तो एपीसी जो है लेस देन 1 आता है।
बट अगर ब्रेक इवन पॉइंट की अगर बात करें तो एपीसी इक्वल टू 1 होता है। ब्रेक इवन पॉइंट से अगर पहले की बात करें तो कंजम्पशन ज्यादा रहता है इनकम से, तो एपीसी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तीनों कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, एपीसी फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी एपीसी गिरेगा, क्योंकि डिनोमीटर में वाई आता है, वाई की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई आंसर कम आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, एमपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकती, ये बात ध्यान रखना आपका। वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1 व्हेन, एमपीसी की वैल्यू 1 का 1 कब आएगी, जब आप सारी एडिशनल इनकम को खर्च कर दोगे इस पे कंजम्पशन पे। और एमपीसी क्या होता है, जीरो हो जाएगा जब आप एंटायर एडिशनल इनकम को सेव कर दोगे, तो एमपीसी आपका जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, इसके अलावा जो वैल्यू ऑफ एमपीसी है वो 0 से 1 के बीच में आती है। द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ऊपर को चलता है इसका स्लोप। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग और जो सेविंग होती है वो आपकी 0 के बराबर होती है, हमने यहाँ पे बता दिया था बेटा आपको। ठीक है, देख सकते हो आप। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की बात करता है कि डिमांड आपका ज्यादा हो चुका है सप्लाई से, और डिफ्लेशनरी गैप बताता है कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो गया किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है ना, तो डिफ्लेशन गैप में डिमांड कम है, इन्फ्लेशन गैप में डिमांड ज्यादा है। फिस्कल मेजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्स है, बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक है और बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग के, वो मतलब इस तरह से आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आपका मनी फ्लो ज्यादा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगा मैं खर्चा नहीं करी, तो यहाँ पे खर्चा कम कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है ना, मनी फ्लो कम है तो गवर्नमेंट खर्चा क्या कर देगी, बढ़ा देगी। टैक्स में मनी फ्लो ज्यादा है तो टैक्स बढ़ा देगी, मनी फ्लो कम है तो टैक्स कम कर देगी। बोरोविंग पब्लिक, अगर पैसा ज्यादा है तो बोरोविंग तुमसे ज्यादा करेगी, अगर बोरोविंग का तुम्हें पैसा कम है तो फिर तुमसे बोरोविंग कम करेगी। आरबीआई से बोरोविंग ज्यादा लेगी, अगर तुम सब पे पैसा कम है, तो इकोनॉमी पैसा कम है तो आरबीआई से बोरिंग करेगी, और अगर इकोनॉमी पैसा नहीं है तो आरबीआई से बोरिंग, अगर इकोनॉमी पैसा नहीं है तो आरबीआई से बोरिंग करेगी, अगर इकोनॉमी पैसा है तो बोरिंग नहीं करेगी, ध्यान रखना। दोबारा बोल देता हूं बेटा इन चीजों को, ठीक है, गोल गोल हो जाएगा वरना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इकोनॉमी में पैसा है तो गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी, इकोनॉमी में पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, याद रखना। ठीक है, टैक्सेस, इकोनॉमी में पैसा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, एक्सेस डिमांड चल रही है, तो टैक्सेस का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और नहीं है पैसा तो टैक्स कम कर दिया जाएगा। बोरिंग फ्रॉम पब्लिक, अगर आप सबके पास पैसा है तो रेट बढ़ाया जाएगा, मतलब तुमसे पैसा लिया जाएगा, और अगर तुम पे पैसा नहीं है तो फिर पैसा भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कम लिया जाएगा। बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, डेफिसिट डिमांड चल रहा है, मान लो पैसा वैसा नहीं है तो आरबीआई से बोरोविंग करनी है, अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो आरबीआई से बोरोविंग नहीं करनी है। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव बेटा ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बैंक वाले चैप्टर में, तो ये वही है सारा। गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट किसकी बात कर रहा है, एनुअल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीव्ड और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को बताता है। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी की बात करता है, ध्यान रखना इस चीज को। कैपिटल रिसीव्ड क्या बताता है, जो बताता है या तो लायबिलिटी को क्रिएट करेगा या तो आपके एसेट्स में डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, इसके सोर्स क्या, बोरोविंग से पैसा आ सकता है गवर्नमेंट को, डिसइन्वेस्टमेंट से, रिकवरी ऑफ लोन से और स्मॉल सेविंग से। ठीक है ना, रेवेन्यू रिसीव ठीक इसका उल्टा है, ना तो इसमें एसेट्स आपकी क्या नाम है रिड्यूस होगी, ना ही आपकी लायबिलिटी आपकी क्या होगी, क्रिएट होगी, तो नीदर और नॉर लग जाएगा, सेम डेफिनेशन ऊपर वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये उसका उल्टा है बेटा, यहाँ पे आपका या तो एसेट्स क्रिएट होगा, वहां पे लायबिलिटी क्रिएट होती है, यहाँ पे एसेट्स क्रिएट, वहां पे एसेट कम हो रही थी, यहाँ पे लायबिलिटी कम होगी। ठीक है ना, और जब रिवेन्यू बोलेंगे तो नीदर नॉर लग जाएगा, सेम ये चेप दोगे ऊपर वाला। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माने टोटल रिसिप्ट होता है एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, इंडिकेट करता है टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट की। रिवेन्यू डेफिसिट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माने रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, बट इस चीज को ध्यान रखना है। और ये शो करता है डिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइमरी डेफिसिट निकालना तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना बेटा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जब इक्वल टू होता है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर की बात करता है। फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन मतलब राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट के कारण होता है, अगर वैल्यू कम हो रही है तो डीवैल्यूएशन, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में देखने को मिलता है और ये आपका फ्लेक्सिबल में देखने को मिलता है ऊपर वाला। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा होता है, मैंने बता ही दिया आपको। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है इंपोर्ट, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के कारण। ठीक है ना, और सप्लाई बढ़ती है, मतलब सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज आती है किस केस में, जब एक्सपोर्ट होता है तब सप्लाई की बात होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करती है, रेमिटेंस की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, सप्लाई की बात होती है। इंक्रीज इन डिमांड, अगर फॉरेन एक्सचेंज डिमांड बढ़ रही है तो करेंसी क्या होगी, आपका डेप्रिशिएट कर जाएगी, और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर हो रहा होगा तो करेंसी जो होगी आपकी एप्रिशिएट कर जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं, और यहाँ पे दोनों के दोनों आएंगे आपके। ठीक है, देखो लिखा ना डर्टी फ्लोटिंग रेट, यहाँ पे आपका मार्केट भी आएगा और सेंट्रल बैंक भी बीच में इंटरवेंट करने लग जाएगी, तो दोनों करते हैं तो यहाँ पे डर्टी बोल दिया जाता है।
बीओपी की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की बात कर रहा है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो कि एक कंट्री का या रेजिडेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है बेटा। किस क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। जबकि बीओटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ असली विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करता है, मतलब गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता है। अकाउंट्स यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो तरह के हैं। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है, जिसको अनरिक्विटेड ट्रांसफर भी कहते हैं। जबकि अगर कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, वो यहाँ पे आता है। बोरोविंग और लैंडिंग यहाँ पे आता है, जिसमें हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस दो तरह के इसमें भी आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एफडीआई और एफपीआई आया। यहाँ पे क्या है हमारा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस आता है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर लेते हैं। और अगर हम बात करें कहीं कहीं पे आपको एनआरआई डिपॉजिट दिख जाएगा, बैंकिंग कैपिटल दिख जाएगा, ठीक है ना। बैंकिंग कैपिटल में एनआरआई डिपॉजिट नहीं लेना, क्योंकि एनआरआई डिपॉजिट हमने अलग से ले लिया, तो इसके अंदर नहीं लेना फिर दोबारा से। और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट की यहाँ पे बात होती है। डेफिसिट और सरप्लस जो बीओपी में देखने को मिलता है बेटा, वो ऑटोनॉमस के कारण मिलता है। तो ऑटोनॉमस के कारण आपको डेफिसिट और सरप्लस देखने को मिलता है। जबकि जो एकोमोडेटिंग जो ट्रांजैक्शन होती है वो इस चीज को क्या करती है? यूज किया जाता है इसको, ताकि करेक्ट किया जा सके डेफिसिट इसको, ठीक है ना, यूज किया जा सके डेफिसिट। जो डेफिसिट सरप्लस आ रहा है उसको सही करने के लिए अकोमोडेटिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो सरप्लस डेफिसिट आगे किसके कारण आ रहा है? ऑटोनॉमस के कारण आ रहा है, याद रखना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटल इनकम को एस्टिमेट किया था, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, वीके आरवी राव और आरसी देसाई। यहाँ पे याद क्या रखना है कि सबसे पहले किसने निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। बैच किसका माना गया? वीके आरवी राव जी का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या थी बेटा? लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी थी, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट था, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी बेटा, यानी जो लैंड थी वो जगह जगह बिखरी बिखरी हुई थी, जिसपे खेती करने के जो कॉस्ट था वो ज्यादा आता था। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी की अगर हम बात करें, वो देखने को मिलता था कि लोग मानसून पे डिपेंड होते थे। और फोर्स कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर किया गया, जबरदस्ती एग्रीकल्चर को व्यवसाय में घुसाने की कोशिश की गई, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ जाने की कोशिश की गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो टैक्स पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी थी हमारी, ठीक है। मशीन मेड प्रोडक्ट से हमारा, मशीनों के साथ हमारा कंपटीशन था। इसके अलावा न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, डिमांड का पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया, जो कि फेवर में चला गया ब्रिटेन के और अगेंस्ट चला गया इंडिया के। इसके अलावा रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था, याद रखना। फॉरेन सेक्टर की अगर हम बात करें तो नेट एक्सपोर्टर बना दिया था हमको रॉ मटेरियल प्राइमरी प्रोडक्ट का, जबकि इंपोर्टर बना दिया था हमें किस चीज का? फिनिश गुड का। गले की बैंड बच चुकी है, मगर मैं आपके लिए पूरा एक बार रिवाइज में करा के भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मोनोपोली कंट्रोल था बेटा हमारे ट्रेड पे, यानी मोर देन 50% ट्रेड जो हमारा किसके साथ चल रहा था? ब्रिटेन के साथ चल रहा था। और सरप्लस ट्रेड था हमारा, एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, इसलिए हमें सरप्लस ट्रेड का बेनिफिट था। मगर वो बेनिफिट हमारे लिए नहीं आया, वो लोग ब्रिटेन ने अपने वॉर एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया। इसके अलावा डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बर्थ और डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई थी, 48 पर 1000 और 40 पर 1000 ये देखने को मिला। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट भी 218 पर 1000 था बेटा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी 32 ईयर्स के आसपास, और लिटरेसी रेट 16% ओवरऑल अगर देखा जाए। और वुमेन की अगर हम बात करें तो फीमेल का हमारा 7% के आसपास, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 72.7%, यानी मोर देन 70% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे थे। किसका? वर्किंग पॉपुलेशन वर्ड यूज है, याद रखना, टोटल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा इंडस्ट्री में आपका 10%, सर्विस में आपका 17.2% और अनबैलेंस ग्रोथ देखने को मिला। इसके अलावा 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो निकला था वो 1881 में निकला था, ठीक है। वो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इंडिया का पहली बार पर कैपिटल इनकम का एस्टिमेट जो भी किया था वो तो दादा भाई नौरोजी। टू इंडस्ट्री जो उस टाइम पे डेवलप हुई थी ब्रिटिश रूल में, कॉटन हो गया, कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850, ध्यान रखना। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था तो 23 जून 1757 में हुआ था, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में नवाब ऑफ जो बंगाल थे सिराज उद्दौला के साथ हुआ था, और इसमें ब्रिटेन वाले जो लोग थे वो जीत गए थे। सुएज कैनल ये ओपन हुआ था 1869 में, ये शॉर्टेस्ट रूट था बेटा, ठीक है। ये इजिप्ट में लोकेटेड था, आर्टिफिशियल वाटरवे था, याद रखना, जो कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट प्लानिंग कमीशन तो 15 मार्च 1950। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हुआ था नीति आयोग से 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी कहलाती है, 6 अगस्त 1952 में ही आई थी बेटा, ठीक है। गोल ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग का? मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी और फुल एम्प्लॉयमेंट, ये इसका आपके गोल्स हो गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था इंडिया में 1951 में आया था, 1956 तक चला था, ये एग्रीकल्चर बेस्ड था। सेकंड जो था 1956 से 1961 तक चला था, ये इंडस्ट्री बेस्ड था। लास्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो 2012 में आया था 2070 तक, ठीक है ना। तो ये आपका फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था बेटा। और उसके बाद मैंने बताया था ये चेंज हो गया था, ये प्लानिंग कमीशन ने इसको क्या प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने, और 1 जनवरी 2015 को फिर नीति आयोग यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना।
आगे इसके अलावा मार्केट में सरप्लस क्या होता है, टोटल फार्म प्रोडक्शन है, जितना भी फार्मर प्रोडक्शन करता है, जैसे 1000 किलो उगाया उसमें से 600 किलो अपने लिए रख दिया तो 400 किलो क्या हो गया, बेचने के लिए हो गया, तो उसको कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। यानी जितना उगाया उसमें से अपने लिए रख दो, बाकी जो बचा हुआ मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। इसके अलावा मेन लैंड रिफॉर्म्स क्या आता है, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, लैंड सीलिंग, लैंड की जो है मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, टीएनसी रिफॉर्म, रेगुलेशन ऑफ रेंट, यानी अब 1/3 से ज्यादा रेंट देने की जरूरत नहीं थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 से 1966 के बीच में यहाँ पे आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956, ये सेकंड वाला था, फर्स्ट वाला कब आया था 1948 में, फर्स्ट वाला कब आया था 1948 में आया था। इंपोर्ट सब्सिडी स्ट्रेटजी क्या होती है, इंपोर्ट सब्सिडी की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को क्या किया था बेटा, इसमें सेव किया जाता था, ठीक है, और बाहर से जो बाहर के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उसको कम किया गया कि हमें बाहर से नहीं खरीदना, उसके जैसे गुड्स घर पे बनाना है, तो वो इंपोर्ट सब्सिडी था। जबकि एक्सपोर्ट प्रमोशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमने माल बना करके बाहर बेचना था ताकि वहां से हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर सके, अर्न कर सके। इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो 1991 में इसको रिफॉर्म्स को यहाँ पे लाया गया था। पहले एलक्यूपी हुआ करता था, लाइसेंसिंग कोटा परमिट होता था, उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, और इसमें स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल मेजर्स को देखा गया बेटा, रिफॉर्म्स को देखा गया, ठीक है ना। ये 3 चीजें आई थी, मैंने बताई दिया आपका। लिबरेशन में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन थे ना वो हटा दिए गए यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटा दिया गया था, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन में आपको पता ही है कि जो पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप थी वो प्राइवेट वालों को दे दी गई, ठीक है ना, इस टाइप की यहाँ पे देखने को मिला। और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेशन, यानी हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या करा, इंटीग्रेट किया। बेनिफिट क्या हुआ, अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिला, बढ़ने लग गया, ग्रो मतलब इंडिया ग्रो करने लग गया। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लग गई, प्राइवेट सेक्टर अच्छा खासा रोल प्ले करने लग गया और एफिशिएंसी और कंपटीशन बढ़ने लग गया। बट नेगेटिव ये हुआ कि एक तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने, ठीक है ना। दूसरा, इनइक्वालिटी फैल गई। तीसरा, सिर्फ कुछ सेक्टर तक ही था, ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिली, कुछ सेक्टर में ग्रोथ तो थी बट जॉब नहीं थी, ठीक है ना। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज्यादा क्या हो गया, प्रेशर आ गया, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया। आगे अगर हम बात करें, इसको हम एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, 1991 वाले रिफॉर्म को, ये ध्यान रखना। ये पीवी नरसिम्हा राव और हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह, जिसके उनके अंडर ये हुआ था सारा, ठीक है ना। इसके अलावा ये लाया गया था कि बीओपी के क्राइसिस को यहाँ से हटाया जा सके। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके बाद इंडिया ने कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ रखने पर, इस चीज को ध्यान रखना बेटा। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश कर दिया गया और कुछ ऐसे 5 सेक्टर अभी भी है जहां पे उनको रखा गया था, पता है, वो अल्कोहल वेल्कोहल वाली चीजें आपको पता ही होंगी। एमआरटीपी एक्ट रिस्ट्रिक्शन जो वो भी रिमूव कर दिया गया, इस चीज को ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है ना। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर को की जो इन्वेस्टमेंट थी वो प्राइवेट के हाथों में दे दी गई थी, ये ध्यान रखना इसका। एफडीआई को एनकरेज किया गया, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया, जो रुपीस था, ठीक है, डिवैल्यूएशन किया गया ताकि बूस्ट किया जा सके एक्सपोर्ट को। फाइनेंशियल रिफॉर्म जो है बैंकिंग और कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म यानी सुधार लाए गए, याद रखना। टैक्स रिफॉर्म मतलब कि गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू बढ़ाया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन करना अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, ऑलरेडी डन हो चुका है ये। इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का मेंबर बना था 1995 में, इस चीज को ध्यान रखना। और साथ ही साथ ये दोनों बेटा बेसिक पॉइंट है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एजुकेशन, मोटिवेशन की बात कर रहा है, हेल्थ की बात कर रहा है ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स को हटा देते हैं, जब कैपिटल की बात करें तो ये किसकी बात करें, ये बात कर रहा है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में बढ़ोतरी करने को कह रहा है। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाता है, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। जबकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, ये ओवरऑल किसकी बात कर रहा है, वेलबींग में इंप्रूवमेंट होने की बात कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर किया जाता है HDI के थ्रू, ठीक है। NCERT की फॉर्म याद रखनी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन फ्लड, ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। चैलेंजेस 2 तरह के, लिंगरिंग और एमर्जिंग। लिंगरिंग मतलब जो पहले भी थी अभी भी है, तो ये 2 वो हो गई। और ये वाली जो है जो नई नई उभर रही है तो वो ये वाली हमारे पास, ठीक है। क्रेडिट अगर 1 साल तक के लिए है तो वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इस टाइप की चीजों के लिए होता है। मीडियम 1 से लेकर 5 साल जो कि हमारा इक्विपमेंट, कैटल वैटल के लिए होता है, तो मवेशी खरीदने के लिए, ठीक है ना। या फिर कुएं डिगिंग वेल्स होता है ना, कुएं खोदने, उसके लिए होता है। लॉन्ग टर्म वाला, जमीन खरीदनी है, जमीन पे कोई बहुत लंबे टाइम का सुधार करना है तो उसके लिए किया जाता है। नाबार्ड, ध्यान रखना बेटा, नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को आया था, इस चीज को भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। और कौन सी कमेटी बेटा, ये देखो कमेटी का नाम देख लीजिए, इस कमेटी के, ठीक है, रिकमेंडेशन बताइए।
इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से हमारे, ये वो हैं जिसमें बैंक वैंक के सब आते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहलाते हैं, जबकि ये हमारे पुराने वाले जमींदार, मनी लेंडर, ठीक है ना, रिलेटिव्स, ट्रेडर, इन सब की बात होती है। पार्टिसिपेशन रेट वर्कफोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100, वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एम्प्लॉयड ओवर टाइम, इसकी बात करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल जो कि एम्प्लॉयड ओवर टाइम, कितने लोग क्या एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया आगे अगर हम बात करें तो स्लो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ठीक है, डिस्पाइट जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ अगर हम बात करें तो वो आपको ज्यादा दिख रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट क्या है, कम दिख रही है, यानी जॉब ऑफ कम, ठीक है ना। जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिली। वर्कफोर्स की अगर हम बात करें, जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है, आउटपुट ग्रो फास्टर, नहीं आउटपुट तो बढ़ रहा है, ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही मगर, ठीक है। वर्कफोर्स में दोनों बेटा, यहाँ पे वर्कफोर्स में क्या लिखा है देखो, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इस चीज को बेटा इसको कट करिए, ठीक है ना, इसको कट करिए, गलत लिखा है, ठीक है। लेबर फोर्स होता है बेटा, इसको वर्कफोर्स के लेबर फोर्स करिए, ये लेबर फोर्स है जिसमें एम्प्लॉयड बंदे भी आएंगे और वो बंदे भी आएंगे जो कि काम ढूंढ रहे हैं, ये लेबर फोर्स की बात कर रहा है। जबकि वर्क फोर्स होता है जो बंदा एक्चुअली में काम कर रहा है, वो वर्क फोर्स के अंदर आता है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। लेबर फोर्स में पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन विलिंग टू वर्क दोनों आएंगे लेबर फोर्स के अंदर। वर्क फोर्स में सिर्फ एक ही बंदा आएगा जो पर्सन विलिंग टू क्या, सॉरी, पर्सन एक्चुअली वर्किंग आता है वर्कफोर्स के अंदर, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन होता है, ये ऑलरेडी डन हो चुका है। लेबर फोर्स की अगर हम बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिपेंड करता है एज, एजुकेशन और जेंडर के ऊपर। स्ट्रक्चरल चेंज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस की तरफ। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ज्यादा लोग जब लग जाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा लोग लग जाते हैं तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो नो वर्क इन ऑफ सीजन, यानी ऑफ सीजन में काम नहीं मिलता। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्वालिफाइड जो तो हो मगर जॉबलेस हो, या फिर कुछ उटपटांग तरीके से, मतलब किसी और काम अपने जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से नहीं काम कर रहे, किसी और चीज में काम कर रहे, वो देखने को मिलता है। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, ना तो जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ना ही कोई बेनिफिट मिलते हैं आपको, ठीक है ना। जबकि फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट सब मिलता है। इवन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स आर बिकमिंग इनफॉर्मल इन नेचर। अगर बात करें तो मेजर ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज इन इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं आजकल के ज्यादा से ज्यादा लोग। एनवायरमेंट की बात करें, टोटल सराउंडिंग की बात करें जो आपके आसपास है, ठीक है ना, ये सबके बायोटिक हो चाहे अबायोटिक हो, ठीक है ना, वो सबकी बात करता है। ये प्रोवाइड करता है आपको रिसोर्सेज, एसिमुलेट करता है वेस्ट, अपने अंदर वेस्ट संभाल लेता है और लाइफ को कायम रखता है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है ना। एनवायरमेंट कैन सस्टेन, जितना एनवायरमेंट अपने ऊपर बेटा सस्टेन कर सकता है। ओवर यूज अगर रिसोर्सेज का करते हो तो एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाता है। याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आज की जरूरत को भी पूरा करना और इस तरह से करना है कि फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बच सके। ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज, CO2, मीथेन गैसेज हो गया, ओजोन डिप्लेशन मतलब डैमेज होना टू ओजोन लेयर। इसके अलावा ग्रीन जीडीपी अगर आपको बात करें तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को ये इंक्लूड करती है। ग्रीन जीडीपी निकालने के लिए ट्रेडिशनल जीडीपी में से माइनस करना होता है नेट चेंज इन नेचुरल कैपिटल, जो कि बात करता है कॉस्ट ऑफ किसका, डिग्रेडेशन, रिसोर्सेज डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन की बात करता है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की तो ऑल थ्री कंट्रीज ने स्टार्ट किया था अपने डेवलपमेंट लगभग सेम टाइम पे। इंडिया पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए थे, जबकि चाइना 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्होंने बनाया था। ऑल एडॉप्टेड, इसने लिखा है प्लानिंग स्ट्रेटजी लगभग सेम टाइम पे ही था इनका। वैसे भी 1951 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1956 में पाकिस्तान ने किया था, 1953 में चाइना ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पे लॉन्च किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, जबकि चाइना फॉलो करता है कमांड इकोनॉमिक मॉडल। टिल 1980 तक ऑल हैड सिमिलर ग्रोथ, सबका ग्रोथ रेट भी लगभग सेम ही था और जो पर कैपिटा इनकम था वो भी सेम ही था, मतलब लो ही था सबका, ठीक है ना। रिफॉर्म स्टार्ट हुआ चाइना ने 1978 में, 10 साल बाद पाकिस्तान 1988 में और इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म स्टार्ट किए। चाइना की अगर हम बात करें डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या रहा, तो चाइना ने वन पार्टी को अपनाया था, आपको पता ही है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में लेके आया था, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेनिफिट दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया गया 1966 से 1976 में माओ जेडोंग लेके आया था बेटा, ठीक है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, ये भी बंद हो गया था, ठीक है ना। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स प्रोफेशनल को रूरल एरियाज, हिली एरियाज में भेजा जाता था कि वहां जाके वो स्टडी करके आ सके, ठीक है, और प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी सिस्टम लाया गया यहाँ पे, साथ में 2 फेज में यहाँ पे आया था इनका क्या बोलते हैं
रिफॉर्म्स, जिसमें पहले एग्रीकल्चर पे था, दूसरा इंडस्ट्री के ऊपर था। इसके अलावा प्राइसिंग भी ड्यूअल प्राइसिंग थी, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, कुछ मार्केट फोर्सेस ने कंट्रोल किया, इस तरह से इसको किया गया था और सहज लाया गया था ताकि एफडीआई को बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया की कॉपी मारी आधे से ज्यादा, ठीक है। पहला मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को बनाया गया, दूसरा इंपोर्ट सब्सिडी पॉलिसी लेके आया, ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पे लेके आया था। 1970 में इन्होंने अपना नेशनलाइजेशन कर दिया था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिफॉर्म 1988 की अगर हम बात करें तो 1988 में रिफॉर्म लेके आ गए थे और इनको फॉरेन एड और रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा मिली थी, याद रखना, ठीक है ना। डेवलपमेंट स्टडी इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया, 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था 1951 में। उसके अलावा एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, साउंड ट्रेड सिस्टम, अच्छा ट्रेड सिस्टम था इंडिया का। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया इन्होंने, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में लेके आए। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में चाइना ने अपनाई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक चाइल्ड की बात की थी, बाद में इसको 2 चाइल्ड कर दिया गया था 2015 में, ठीक है। इसके अलावा अब बात करें तो थैंक यू, और ये हमारा रिवीजन हो चुका है। देखो बेटा, हमने जो बोला था लगभग हमने उस पर खत्म कर दिया, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। लास्ट मिनट की रिवीजन थी ताकि एटलीस्ट जिन्होंने वो 8-9 घंटे की वीडियो देख ली है ना, वो इसको देख ले और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर ले, एक बार रिकैप हो जाए फटाफट से, ठीक है ना। तो फिर आपके एग्जाम के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से एग्जाम करना और मिलते हैं फिर। अगर कोई और वीडियो बनाने का मौका मिला इससे पहले, एग्जाम से पहले, तो मैं जरूर आऊंगा और आपके लिए वीडियो लेके, ठीक है ना, आपको वो समझा के बेटा चला जाऊंगा वीडियो, यानी मतलब वीडियो लेके आऊंगा, बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है सभी। तो इसको जरूर देखना, ठीक है। टाटा बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।